हेलो व्यूअर्स, यूएस इमिग्रेशन को लेके काफ़ी स्ट्रिक्ट मेजर्स ले रहा है। इलीगल माइग्रेंट्स के ऊपर एक्शन हो रहा है। ये चीज़ ऑलरेडी प्रेसिडेंट ट्रम्प ने अपने कैंपेन में बोल भी दी थी और इसको इम्प्लीमेंट भी करके दिखाया। अभी 10 दिन भी नहीं हुए उनके शपथ समारोह उनको समाप्त हुए, उन्होंने लेकिन राइले एक्ट पास कर दिया। मीन्स कांग्रेस में पास हो गया और अब ये साइन भी हो गया प्रेसिडेंट के द्वारा और अब ये इम्प्लीमेंट भी हुआ है। सो गाइस, ये एक्ट जो है ना, इसका नाम रखा गया है एक नर्सिंग स्टूडेंट के ऊपर, उसके नाम के ऊपर, जिसका मर्डर हो गया। वो जॉर्जिया में ऑगस्टा यूनिवर्सिटी में पढ़ रही थी, सुबह जॉगिंग के लिए जाती है, नर्सिंग की स्टूडेंट है और उसका मर्डर कर दिया जाता है। मर्डर कौन करता है? जो एंटोनिया इबारा, जो वेनेजुएला का रेजिडेंट था और वो मैक्सिको से आया था, इलीगल माइग्रेंट था। तो उसको पहले भी पैरोल पे छोड़ा गया शॉपलिफ्टिंग के केस में, लेकिन वो नहीं सुधरा। बाद में उसने मर्डर कर दिया, हीनियस क्राइम में इन्वॉल्व हो गया। सो डेफिनेटली सेफ्टी ऑफ अ स्टूडेंट वाज एट स्टेक। सो उसके कारण अब ये एक्ट तो बना ही है, लेकिन यूएस में और भी ज्यादा स्ट्रिक्ट मेजर्स हो रहे हैं। सो गाइस, इस एक्ट के बारे में डिटेल में जानने के लिए आपको मैं ऑफिशियल साइट वेबसाइट पे लेके जाऊंगी, जो एक तो कांग्रेस की है, दूसरी डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी। ये डिपार्टमेंट है जो पूरी इमिग्रेशन हैंडल करता है। जैसे कि हम कनाडा में आईआरसीसी बोल देते हैं, यहाँ पर डीएचएस बोल देते हैं। तो ये डिपार्टमेंट की वेबसाइट में भी इस एक्ट के ऊपर क्या लिखा है आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो नहीं जा रहा है इन्फॉर्मेटिव, कृपया करके अंत तक जरूर देखिए। इसको उन लोगों के साथ जरूर शेयर करना जो यूएस में जाने का प्लान कर रहे हैं, ताकि उनको पता चले कि अगर वो यूएस में जाते हैं तो उनको किन चीज़ों का ध्यान रखना है। सो चलते हैं ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर। वीडियो को शेयर जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलती है आपको यहाँ पे, इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, आ चुके हैं हम यूएस कांग्रेस की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर। कांग्रेस एक लेजिस्लेटिव ब्रांच होती है, जैसे इंडिया में पार्लियामेंट है, अलग अलग मेंबर्स हैं पार्लियामेंट के जो वोटिंग करते हैं। इसी तरीके से यूएस में यहाँ पर 535 मेंबर्स होते हैं, जिसमें 100 यूएस सेनेट आ जाते हैं और दूसरे आ जाते हैं 435 यूएस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में। तो इन सभी का वोट, नो डाउट इसमें क्रिटिसिज्म भी हुआ है, कुछ ने नहीं भी किया, मतलब इसके फेवर में नहीं किया, लेकिन मेजोरिटी ऑफ द वोटिंग गोज टू इट्स फेवर। तो ये एक्ट जिसका नाम है लेकिन राइले एक्ट, ये एक स्टूडेंट, जैसे मैंने ऑलरेडी बताया है, उसके मर्डर के होने के बाद उसके नाम पे रखा गया है। और इस एक्ट में क्या चीजें हैं, पढ़ते हैं हम ध्यान से। द बिल रिक्वायर्स द डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी, डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी जो सारा इमिग्रेशन देखता है, जैसे कनाडा में आईआरसीसी है, ऑस्ट्रेलिया में डिपार्टमेंट ऑफ होम अफेयर्स है, यहाँ पर डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी। ऑन एन एवरेज काम वही होता है, लेकिन नेम चेंज हो जाते हैं कंट्री टू कंट्री में। तो यहाँ पर डीएचएस डिटेन करेगा नॉन यूएस नेशनल्स, जिसको उन्होंने बोला है एलियंस अंडर फेडरल लॉ। फेडरल लॉ जैसे हमारी केंद्र सरकार है, जैसे इंडिया की अगर बात करें तो जो बीजेपी की गवर्नमेंट है वो सेंटर में है, फेडरल गवर्नमेंट है। और अगर हम पंजाब की बात करें तो आम आदमी पार्टी है, तो वो स्टेट या कहीं पे प्रोविंशियल गवर्नमेंट बोल देते हैं, वो चीज। हु हैव बीन अरेस्टेड, अब यहाँ पर देखें ध्यान से, तो उन्होंने जो क्राइम है, इवन पेटी क्राइम है, उसकी भी बात की है। यहाँ पर नाम आया है बर्गलरी, थेफ्ट, लार्सनी एंड शॉपलिफ्टिंग। ये चारों तरह की उन्होंने डिफाइन भी कर दिए, मतलब बता भी दिए हैं इस तरीके का कोई क्राइम। क्योंकि जो वेनेजुएला का मर्डरर था जिसने स्टूडेंट को मारा है, उसने पहले ही शॉपलिफ्टिंग क्राइम किया था, जिसको बाद में पैरोल पे छोड़ा गया। सो इसके बाद एक और जो बड़ी मेजर चीज है जिससे कहीं ना कहीं क्रिटिसिज्म भी फेस करना पड़ा है, वो है द स्टेट्स, जो स्टेट्स को अथॉरिटी मिल जाती है कि वो सू करें फेडरल गवर्नमेंट को, जो भी फेलियर करती है फेडरल गवर्नमेंट, मतलब अगर किसी भी इमिग्रेशन के लॉ को इन्फोर्स करने में कहीं ना कहीं उससे चूक हो जाती है, तो उस केस में स्टेट जो है वो फेडरल गवर्नमेंट को सू कर सकती है। तो बहुत ज्यादा पावर इवन स्टेट को भी मिल गई है। आगे बढ़ते हैं। डीएचएस में दो कंडीशंस दी हैं, जहां पर उन्होंने बोला है कि डिटेन करना है इंडिविजुअल को, जो भी नॉन यूएस माइग्रेंट है। नंबर वन है अनलॉफुली प्रेजेंट इन यूएस और डिड नॉट पोजेस द नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स व्हेन अप्लाइंग फॉर एडमिशन।
अब आपको पता ही है मैक्सिको में के द्वारा एंटर करते हैं, इसीलिए वहां पे अभी बॉर्डर पे बहुत ज्यादा फोर्स लगा दी गई है, तैनात हो गई है, डिप्लॉय हो गए हैं। लेकिन अगर कोई भी अनलॉफुली प्रेजेंट करता है यूएस में, मतलब एंटर करता है और अपने प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स नहीं उसके पास होते, तो उस केस में डीएचएस को डिटेन करना है उस बंदे को। और सेकंड ऑप्शन है वही जो क्राइम की पहले बात की है, कि उसने कोई भी क्राइम किया हो, चाहे वो बर्गलरी हो, मतलब छोटा मोटा क्राइम भी हो ना, उस केस में भी उसके खिलाफ एक्शन होएगा। सो ये दो कंडीशंस है। अब आगे जो विस्तार से पढ़ते हैं, इसमें उन्होंने जो स्टेट गवर्नमेंट को अथॉरिटी दी है ना, कि वो सू कर दे इन केस ऑफ अगर नॉन कंप्लायंस होता है किसी भी इमिग्रेशन पॉलिसी का, फेडरल गवर्नमेंट उसको नहीं एग्जीक्यूट करती, तो उसकी अलग अलग कंडीशंस बताई हैं। लेकिन पहले उसने इसको फाइनेंशियल टर्म में बोला है कि अगर ये जो क्राइम हुआ है, कोई ना कोई हार्म हुआ है, उसका नुकसान स्टेट को मोर देन 100 US डॉलर्स में होता है, तो उस केस में एक्शन ले सकते हैं। अब आगे जो फर्दर 5 कंडीशंस हैं उसको पढ़ते हैं। डिसीजन टू रिलीज अ नॉन यूएस नेशनल फ्रॉम कस्टडी, मतलब कस्टडी में है बंदा तो उसको रिलीज कर दिया, छोड़ दिया। दूसरा है फेलियर टू फुलफिल रिक्वायरमेंट्स रिलेटिंग टू इंस्पेक्शन, इंस्पेक्टिंग इंडिविजुअल्स सीकिंग एडमिशन इनटू द यूएस, इंक्लूडिंग रिक्वायरमेंट्स रिलेटेड टू एसाइलम इंटरव्यूज। तो यहाँ पर जो रिक्वायरमेंट्स है, देखो काफी लोग जाते हैं बाद में एजाइलम डाल लेते हैं, तो अगर एजाइलम की इंटरव्यू के टाइम पे या जब उसका प्रोसेस चल रहा है तो वो फेल हो जाते हैं, प्रॉपर वे में जो रिक्वायरमेंट्स उसको फुलफिल नहीं कर पाते, तो इस केस में अगर फेडरल गवर्नमेंट इसमें चूक जाती है तो फिर भी स्टेट जो है उसको सू कर सकती है। तीसरी कंडीशन जो उन्होंने दी है, फेलियर टू फुलफिल अ रिक्वायरमेंट टू स्टॉप इशूइंग वीजा of a to a nationals of a country that unreasonably denies or delays acceptance of nationals of that country। तो ये एक सच्ची बहुत एक्सट्रीम स्टेप है। काफी कंट्रीज में क्या है, जैसे कुछ कंट्रीज हैं अभी यूएस जैसे डिपोर्ट कर रहा है लोगों को, और अगर कोई कंट्री उसको अपने नेशनल को एक्सेप्ट नहीं करती, उसमें डिले हो जाता है या डिनाइज कर देती है अपने नेशनैलिटी के लोगों को, जैसे एग्जाम्पल लें, अभी इंडिया तो सेफर साइड पे है, यहाँ पर हमारी गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट किया है, और इसीलिए लोग जो हैं वो डिपोर्जन इशू हो गए हैं। रिसेंटली 205 लोग अमृतसर के एयरपोर्ट पे लैंड किए हैं जो इलीगल माइग्रेंट्स थे, और इंडियन गवर्नमेंट ने इनको एक्सेप्ट किया। लेकिन अगर किसी कंट्री की गवर्नमेंट इसको एक्सेप्ट नहीं करती, तो इस केस में उसके कंट्री के लोगों को वीजा इशू करने में भी रोक दी जाएगी, मतलब उसको नहीं वीजा इशू किया जाएगा। तो ऑब्वियसली इसके एक्सट्रीम रेपरकशंस हो सकते हैं, लेकिन फिर भी ये बिल का पार्ट है, तो ऑब्वियसली ये इम्प्लीमेंट तो होएगा ही। नेक्स्ट, violation of limitations on immigration parole such as the requirement that parole be granted on a case by case basis। देखो किसी ने क्राइम किया, उसको सुपरविजन में रखा, उसको कस्टडी में रखा, उसके बाद काफी, क्योंकि यूएस का सिस्टम काफी हद तक सॉफ्ट भी है, तो उस बंदे को पैरोल पे रिलीज कर दिया जाता है, मतलब सुपरविजन की, उसको सुपरविजन के अंतर्गत उसको रिलीज कर दिया गया, उसको छोड़ दिया गया। तो उस केस में अगर उसकी जो पैरोल की लिमिटेशन है उसको वायलेट किया जाता है, तो तब भी स्टेट फेडरल गवर्नमेंट को सू कर सकती है। Next, failure to detain an individual who has been ordered removed from यूएस। ऑब्वियसली ऑर्डर मिल जाता है, इसको डिपोर्ट कर दो, उस बंदे को डिपोर्ट करने की बात होती है। तो अगर फेडरल गवर्नमेंट इस केस में उसको डिपोर्ट नहीं करती, तब भी उसके खिलाफ एक्शन है, तो मतलब सू किया जा सकता है। तो ये अलग अलग कंडीशंस हैं, तो जिसमें जो स्टेट को राइट्स मिली हैं, और ये पब्लिश, मतलब ये सामने भी आ गई ऑफिशियल वेबसाइट पे चीजें शो हो रही। अब चलते हैं डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी, उसकी वेबसाइट पे क्या लिखा है। प्रेसिडेंट ट्रम्प साइंस द लेकन राइले एक्ट इनटू लॉ। अब वो एक्ट कानून बन गया, उसको साइन कर दिया गया है। January 29, 2025, वॉशिंगटन, ये ऑफिशियल वेबसाइट पे सारी चीजें शो कर रही हूँ। टुडे प्रेसिडेंट ट्रम्प साइंड हिज फर्स्ट पीस ऑफ लेजिस्लेशन इनटू लॉ। पहला उसने कदम ये जो उठाया है विद इन 10 days ऑफ हिज वर्क, जो उसका काम शुरू हुआ उसमें,
तो यहाँ पर ये फर्स्ट पीस था जिसमें इलीगल माइग्रेंट्स जो है ना, अगर वो कोई भी जो क्राइम जैसे लिखा हुआ है, बर्गलरी हो गया, थेफ्ट हो गया, इसको करते हैं, तो असॉल्टिंग अ लॉ एनफोर्समेंट ऑफिसर, पुलिस, सिक्योरिटी, और एनी क्राइम दैट कॉजेज डेथ और सीरियस बोल्टिली इंजरी, कोई भी फिजिकल इंजरी हो जाती है उस केस में, तो मैंडेटरी है फेडरल डिटेंशन, निकाल दिया जाए। अ स्टेटमेंट फ्रॉम जो सेक्रेटरी नोएम है, उन्होंने भी इस बिल के ऊपर जो स्टेटमेंट दी है उसके लिए उन्होंने प्रेसिडेंट ट्रम्प का थैंक्स किया है। उन्होंने बोला है कि जो लेकिन राइले एक्ट है उसके लिए धन्यवाद, ये जो लॉ है रीस्टोर करेगा हमारे ब्रोकन इमिग्रेशन सिस्टम को, क्योंकि ऑब्वियसली कहीं ना कहीं सॉफ्टनेस है, तो उसको बेटर करेगा, ये उनका व्यू है। अंडर प्रेसिडेंट ट्रम्प वायलेंट क्रिमिनल्स एंड विशियस गैंग मेंबर्स विल नो लॉन्गर बी रिलीज इनटू अमेरिकन कम्युनिटीज। ऑब्वियसली हर कंट्री चाहती है कि उनका जो सिटीजन है, उनके जो अपने लोग हैं जो वहां पर विश्वास करके लीगल वे में माइग्रेट हुए हैं, वो सभी सेफ रहें। तो इलीगल माइग्रेशन से जो प्रॉब्लम्स होती हैं तो उसको कंट्रोल करने की बात की है यहाँ पर। फिर उन्होंने शॉर्ट में, ब्रीफ में, लेकिन राइले एक्ट का नाम क्यों रखा गया, क्योंकि वेनेजुएलियन एलियन मतलब जो इलीगल माइग्रेंट था, उसने उसको मर्डर किया, उसकी ब्रीफ में स्टोरी बताई। सो व्यूअर्स, बात यहीं पे ख़त्म नहीं होती। सिर्फ एक्ट पास करना, इम्प्लीमेंट ही इनफ नहीं है। प्रेसिडेंट ट्रम्प इलीगल माइग्रेंट्स को लेके बहुत स्ट्रिक्ट है। ऑलरेडी कुछ कंट्रीज में जो फ्लाइट्स हैं, प्लेन्स हैं, वो भेज दिए गए हैं, और जहाँ पर कंट्रीज को एक्सेप्ट भी करने पड़े हैं अपने सिटीजन्स। सेम इज़ द केस विद इंडिया। रिसेंटली 205 इलीगल माइग्रेंट्स अमृतसर में फ्लाइट में, जो फ्लाइट के द्वारा भेजे गए थे, अमृतसर में इन्होंने लैंड किया है। तो ये भी एक देखा जाए ना, इलीगल माइग्रेशन को लेके बहुत बड़ा एक्शन है। मैं इसके पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव पे नहीं जाऊंगी, लेकिन मैं आपको ये बता रही हूँ, एक काम ज़रूर करना। अगर आपका ड्रीम है कहीं पर भी जाने का, जिस भी कंट्री में जा रहे हो, या तो आप स्टडी पे जाते हो, या टूरिस्ट वीज़ा पे जाते हो, या वर्क वीज़ा पे जाते हो, कुछ डायरेक्टली पीआर लेके जाते हो। सो ऑब्वियसली पीआर वाले तो सिक्योर होते हैं, लेकिन जो स्टूडेंट होते हैं, या टूरिस्ट होते हैं, या वर्कर्स होते हैं, वो आगे ऑप्शंस लुक फॉरवर्ड करते हैं। तो गाइज, एक चीज़ आपको सजेस्ट करती हूँ, सबसे पहले आप अपना बजट बनाइए। जिस भी कंट्री में आप अप्लाई कर रहे हैं, आपकी एप्लीकेशन जो है, आपकी जो कॉस्ट रहेगी उस कंट्री में रहने की, क्या आप उसको अफोर्ड करते हैं कि नहीं। क्योंकि अगर अफोर्ड नहीं करेंगे, ऑब्वियसली आप मजबूर हो जाते हैं, क्योंकि महंगाई सिर्फ इंडिया में नहीं है, पूरी दुनिया में महंगाई है। तो आपको अपनी बजट प्लानिंग करनी है। दूसरा, आपको ये भी ध्यान रखना है, जो करने जा रहे हो उसको कंप्लीट करना है, उसकी वीज़ा कंडीशन ब्रीच नहीं करनी। कभी उस कंट्री में एग्रेसिव नहीं होना, कभी आपने कुछ भी ऐसा काम नहीं करना कि आपकी वीज़ा जो कंडीशन है वो ब्रीच हो जाए। क्योंकि अगर वो ब्रीच हो जाती है, चाहे आप जो मर्जी कर लो, आप कहीं ना कहीं अगर आपका आगे कोई भी आपको सिस्टम, या आपको प्रॉपर सिस्टम इम्प्लीमेंट नहीं पता चलता कि किस तरीके से करना है, या आप वीज़ा कन्वर्ट करवाते हो, कुछ भी करते हो, तो आपका वीज़ा स्टेटस वैलिड होना चाहिए, लीगल होना चाहिए वहाँ के इमिग्रेशन डिपार्टमेंट के पास। कभी कुछ ऐसा काम मत करना जो कहीं ना कहीं आपके लिए, या जो अगले एप्लीकेंट्स हैं उनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करे। सो होपफुली आप ये चीज़ ज़रूर समझोगे। धन्यवाद वीडियो को अंत तक देखा। अगली वीडियो किसी और इन्फॉर्मेशन के ऊपर।